नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र व्यंजन। चंचौक अपडेट में आपका स्वागत है। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम समझौता लागू हो गया है। समझौता हो जाएगा, यह बात तो कल तक बिल्कुल ठोस हो चुकी थी। खबरें कई दिनों से आ रही थीं कि अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता में दोनों पक्ष और बातचीत कर रहे हैं और धीरे धीरे उनके बीच में जो असहमतियां थी वो कम हुई हैं। अब जो सहमतियां हुई हैं उसके आधार पर समझौता हो जाएगा। आज ये समझौता सुबह 4 बजे बेरूत के समय के हिसाब से, लेबनान के समय के हिसाब से, जिस समय भारत में सुबह के 7:30 बजे यह समझौता अमल में आ गया। इसका असर भी तुरंत देखने को मिला है। दक्षिण लेबनान से जो बहुत से लोग विस्थापित हो गए थे और लेबनान के दूसरे हिस्सों में चले गए थे, वो अब लौटकर अपने अपने घरों पर आ रहे हैं। इसके वीडियो दुनिया भर में सर्कुलेट हुए हैं। दूसरी तरफ इजरायल में भी राहत महसूस की गई है कि जो लगातार हमले हो रहे थे हिजबुल्लाह के, जिसमें काफ़ी नुकसान हो रहा था, और अब तो एक खबर आई, इसकी पुष्टि हुई कि इजरायल की सेना के जो आत्मघाती, जो सुसाइड ड्रोन स्क्वाड है, ऐसे ड्रोन का जो यूनिट है, जो ड्रोन हमला कर अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं हमला करने के साथ में, तो उसके यूनिट के चीफ हिजबुल्लाह के एक रॉकेट हमले में मारे गए। जब वो रॉकेट तेल अवीव, जो इजरायल की राजधानी है, वहाँ पर ये जो यूनिट है इसके दफ्तर पर आकर गिरा, उस पर हमला किया गया। ये सारे नुकसान की खबरें तो आ ही रही थी। तो अब इजरायल में भी राहत महसूस की गई है, क्योंकि इजरायल में एक तरह से पराजय, डिफीट का एक भावना पैदा हो गई थी। उन्होंने बहुत कोशिश की दक्षिण लेबनान के इलाके में ज़मीनी हमला करने की, उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। वो अभी सीमा पर ही रहे। सीमा से एक दो जगहों पर उन्होंने हल्की घुसपैठ की, लेकिन इसमें उनको 60 से 70 अपने बहुत ही आधुनिक किस्म के टैंक उनके नष्ट हुए, और दर्जनों की संख्या में, जो संख्या अभी पुष्ट नहीं है, जो कन्फर्म नहीं है, लेकिन वो संख्या दर्जनों बल्कि क्या सैकड़ों में है, जिसमें उनके सैनिक मारे गए। तो ये एक वहाँ पर नुकसान का की खबरें फैलने के साथ जो असंतोष था, वहाँ राहत महसूस की गई है कि फिलहाल लेबनान के मोर्चे पर राहत मिलेगी। और ये खबर, इससे एक सकारात्मक संदेश, पॉजिटिव मैसेज ये गया है कि अगर वहाँ पे सहमति बनी है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में दूसरे मोर्चों पर भी युद्ध विराम हो सके। लेकिन ये युद्ध विराम जिन परिस्थितियों में लागू हुआ है, उसको लेकर संदेह का एक माहौल बन गया है बहुत से लोगों के दिमाग में। उसकी वजह कुछ परिस्थितियां हैं। पहले तो जो छोटी वजह है, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कल जब भारत में रात के 11 बज रहे थे, तब वो टेलीविज़न पर आए। टेलीविज़न पर आकर उन्होंने ये घोषणा की कि हिजबुल्लाह के साथ सहमति बन गई है अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता में हुए जो पेशकश हुई उसमें। और ये जो समझौता हुआ है, इसके प्रस्ताव को मैं मंगलवार को अपनी कैबिनेट के सामने रखूँगा। तो जाहिर है कि वो इजरायल की कैबिनेट इस समझौते को आज मंजूरी देगी। लेकिन इसी बीच नेतन्याहू के तुरंत बाद, थोड़ी देर बाद, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी टीवी पे आए और उन्होंने ऐलान किया कि ये समझौता, उन्होंने क्रेडिट लिया कि ये अमेरिका की सफलता है। अमेरिका ने दोनों पक्षों को राजी कर लिया है और वहाँ पर लड़ाई रुक जाएगी। उन्होंने समय भी की घोषणा कर दी कि वही सुबह 4 बजे से हो जाएगा। ये बहुत हालांकि बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि इजरायल में समझौते में जो मुख्य बाधा थे, अड़चन थे, वो खुद नेतन्याहू थे। और जब वो सहमत हो गए हैं तो कैबिनेट से मंजूरी मिल ही जाएगी, ये मानकर चला जा रहा है। फिर भी उसमें बाइडेन ने थोड़ी जल्दबाजी की, ऐसी धारणा एक बनी है। खैर, इस बात को अगर हम लोग छोड़ भी दें तो 2 ऐसी वजह हैं जिसकी वजह से इस समझौते के टिकाऊ होने को लेकर संदेह होता है। अभी तो ये बताया गया है कि यह समझौता 60 दिनों के लिए है।
60 दिन तक इस पर अमल होगा, दोनों जो पक्ष हैं वो एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, और अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल रहा तो इसको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन दो बातें ऐसी हुई इसी बीच जिसने माहौल को जो उसमें एक पॉजिटिव माहौल बन रहा था, उसमें जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं कि उसमें कुछ खटाई पड़ जाना, वो उस तरह की स्थितियां वहाँ पे पैदा हुई। एक तो युद्ध विराम पर सहमत होने के जो वजहें नेतन्याहू ने बताई, उससे ये लगता है कि लड़ाई रोकने का उनका इरादा नहीं है। उन्होंने 3 वजहें अपने देश की जनता को बताई कि उनकी सरकार क्यों इस सीज फायर एग्रीमेंट पे सहमत होने जा रही है। उन्होंने कहा कि अब हम जब यहाँ लड़ाई रुक जाएगी तो ईरान का जो खतरा, उन्होंने कहा जो ईरान का जो खतरा है हम उस पर ज़्यादा ध्यान दे सकेंगे। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि हमारी जो सेना है उसको नुकसान हुआ है और हमारे पास चीज़ों की भी कमी हुई है, तो हम इसको रिफ्रेश कर सकेंगे, यानी हम इसकी ताकत को फिर से जुटा सकेंगे। यानी ताकत जुटाने के बाद वो क्या करेंगे, ये सवाल उठता है, क्या फिर से वो हमले शुरू कर देंगे? ये सवाल हल्का नहीं है। और तीसरी बात उन्होंने कही कि जब इजराइल ये लेबनान के मोर्चे से हमें थोड़ी राहत मिल जाएगी तो हम दूसरे मोर्चों पर और ख़ासकर हमास को उन्होंने जो कहा अलग थलग करने की जो हमारी कोशिशें हैं, आइसोलेट करने की कोशिशें हैं, उस पर हम अपनी पूरी ताकत लगा पाएंगे। अब ये पूरी लड़ाई जो शुरू हुई थी हमास को ख़त्म करने के लिए ही हुई थी, इजराइल उसमें नाकाम रहा है। अब वो लेकिन हमास को आइसोलेट करना ये उनके मकसद से ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये एक सवाल है कि क्या इस लड़ाई के रुकने के बाद गजा में जो मानव संहार है, जेनोसाइड है, वो और तेज हो जाएगा? अगर वो और तेज होता है तो हिजबुल्लाह के लिए अपने को बहुत दिनों तक रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। तो ये सारे सवाल हैं जिसके बीच में ये युद्ध विराम शुरू हुआ है। अगर नेतन्याहू ये कहते हैं कि अब हम लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, सबसे समझौता करना चाहते हैं, तो बात अलग थी। लेकिन उन्होंने ईरान और हमास का खास जिक्र किया कि वहाँ से हमको राहत मिलेगी तो हम वहाँ अपना ध्यान लगा सकेंगे। तो जाहिर है कि जो मूल वजह है, जो बुनियादी कारण है, उस बुनियादी कारण पर उनका जो स्टैंड है अभी भी मानव संहार का है। हम लोग अगर गौर करें हिजबुल्लाह की क्या मजबूरियाँ थी, तो हम लोग देख सकते हैं हिजबुल्लाह की भी अपनी मजबूरियाँ थी, जिसकी वजह से उसे इस युद्ध विराम पर राजी होना पड़ा। एक तो उसे हुआ नुकसान है, दूसरा जो लेबनान में उसके खिलाफ उस पर दबाव बन रहा था अंदरूनी ताकतों की तरफ से। एक तो इजराइल ने इस युद्ध में जेनोसाइड को अपनी स्ट्रेटजी बना लिया है। पहले उसने गजा में किया, वही काम वो लेबनान में कर रहा था। चूँकि वो हमास को ज़मीनी मोर्चे पे नहीं हरा पा रहा था, वहाँ पर उसे नुकसान हो रहा था, तो उसके के बदले वो अपने लड़ाकू जो उनके जहाज़ हैं, फाइटर जेट्स हैं, जो अमेरिका से उसे मिले हुए हैं, उसका इस्तेमाल कर और अमेरिकी मिसाइलों का इस्तेमाल कर, रॉकेट का इस्तेमाल कर लेबनान की रिहायशी इलाकों पर जहां आम लोग रहते हैं, जिनका लड़ाई से कोई सीधा संबंध नहीं है, उनको वो निशाना बना रहा था। लगभग 4000 लोग वहाँ पर मार दिए गए, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, आम लोग, जो लोग नौकरी पेशा करते हैं, कारोबार करते हैं। ये जो चीज़ें वहाँ पर हो रही थी, इसकी वजह से लेबनान के भीतर में एक पब्लिक ओपिनियन यह बन रहा था कि हिजबुल्लाह की लड़ाई की वजह से लोगों को ये नुकसान हो रहा है। इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा लेबनान का जो पावर स्ट्रक्चर है, सत्ता का ढांचा है, उसे समझना चाहिए। लेबनान में हिजबुल्लाह का शासन नहीं है। लेबनान में एक कॉन्फेशनल एग्रीमेंट हुआ था, उसके तहत वहाँ की जो सत्ता है वो मजहबी आधार पे बटी हुई है। वो मजहबी आधार पर हम लोग गौर करें तो उसमें वहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं वो हमेशा ही ये तय है वहाँ पर कि वो क्रिश्चियन होंगे, जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो सुन्नी मुसलमान होंगे। हिजबुल्लाह शिया समुदाय को रिप्रेजेंट करता है, या वो शिया है, उसकी जो पूरी पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप है,
उसमें उस ईरान और जो ऐसे शिया देश हैं उसके साथ उसका ज़्यादा जुड़ाव है। जो कैबिनेट बनेगी उसमें सभी धर्मों के लोगों को, जिसमें शिया भी होंगे, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। और इसी तरह जो पार्लियामेंट है पार्लियामेंट लगभग 125 या 128 सदस्यों की है, जिसमें से शिया मुसलमानों के लिए 27 सीटें ही हैं उसमें जो कि उनको मिलती हैं। और इन सीटों पर तो हिजबुल्लाह के लोग हैं, लेकिन बाकी सीटों पर सुन्नी मुसलमान हैं या क्रिश्चियंस हैं, कुछ और छोटे छोटे समुदाय हैं जिनको किसी को 7 सीट, किसी के लिए 8 सीट उसमें रिजर्व है। तो ये बात को समझनी चाहिए कि हिजबुल्लाह का वहाँ न तो वहाँ शासन है, न उसकी मेजॉरिटी है। उस हिजबुल्लाह की ताकत उसके पास करीब 1-1.25 लाख जो उसने फाइटर, जो लड़ाके अपने सैनिक जुटा रखे हैं, ट्रेंड सैनिक, जिसकी वजह से उसका एक इन्फ्लुएंस वहाँ पर है और शायद सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। लेकिन वो बाकी जो समुदाय हैं उनके बीच में जो पब्लिक ओपिनियन बनता है उसको वो नज़रअंदाज करना उसके लिए बहुत लंबे समय तक संभव नहीं है, क्योंकि ये उससे फिर वो लेबनान के भीतर उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो घट जाएगी। ये बहुत बड़ा दबाव हिजबुल्लाह के ऊपर था। और ये दूसरी चीज़, इस लड़ाई में सितंबर महीने में हिजबुल्लाह का पूरा टॉप लीडरशिप मारा गया। जो उनके सबसे बड़े नेता थे तकरीबन 2.5-3 दशक से, हसन नसरुल्लाह, वो भी मारे गए। नया लीडरशिप आया। हिजबुल्लाह को उसके भी कई लीडर्स मारे गए, हिजबुल्लाह के भी बाद में इजराइल के घात लगाकर किए गए हमलों में। तो ये इसके अलावा उसको भी जब लड़ाई होती है तो सभी को नुकसान होता है, हिजबुल्लाह को भी नुकसान हुआ। तो जो इस बात कल नेतन्याहू ने कही कि उन्हें अपनी सेना और अपने रिसोर्सेस को रिफ्रेश करने के लिए वक्त चाहिए, यह वक्त हिजबुल्लाह को भी चाहिए। तो यह सारी परिस्थितियां थी जिसमें हिजबुल्लाह अभी इस समझौते के लिए सहमत हुआ है। लेकिन इसके साथ ही मैंने जो 2 वजहों का जिक्र किया था, एक तो वो वजह जो नेतन्याहू ने कहा जिससे लगा कि उनका इरादा शांति का नहीं है, उन्होंने एक टैक्टिकल वजह से अभी युद्ध विराम पर वो राजी हुए हैं। दूसरी जो बात सामने आई है, जो ये 27 MP मैंने कहा कि सिया समुदाय के हैं जिसमें मेजॉरिटी हिजबुल्लाह का है, तो उसमें हिजबुल्लाह के एक सांसद हैं फदाउल्लाह, हसन फदाउल्लाह। उनका एक इंटरव्यू वहाँ का एक जो अखबार है मयादीन, अल मयादीन, उसको उन्होंने दिया है आज सुबह, जिसको कि फ्लैश किया है मयादीन ने। उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो समझौते का ड्राफ्ट हिजबुल्लाह को दिखाया गया था और जिस पर हिजबुल्लाह सहमत हुआ था, बाद में उसमें बदलाव कर दिया गया, जो लेबनान की सरकार है। अब लेबनान की सरकार में हिजबुल्लाह का दखल नहीं है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों हिजबुल्लाह से अलग हैं। उन्होंने उस पर बदलाव कर दिया या बदलाव करने पे सहमत हो गए अमेरिका के दबाव में, और नतीजतन अब उसमें क्या चीज़ें बदली गई ये उन्होंने अभी नहीं बताया है। लेकिन अगर कोई ठोस उसमें बदलाव कर दिया गया है तो जाहिर है कि हिजबुल्लाह के लिए उसे बहुत दिनों तक मानना मुश्किल होगा। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि जैसे कि खेल में होता है, फुटबॉल में जब खिलाड़ी बहुत देर तक दौड़ते हैं तो ब्रीदर, एक सांस लेने की उनको वक्त चाहिए, वो सांस लेने का वक्त के लिए हिजबुल्लाह भी इस लड़ाई पर सहमत हुआ है। लेकिन अगर जो बुनियादी वजह है पूरे वेस्ट एशिया में, पश्चिम एशिया में लड़ाई की, जो कि फ़िलिस्तीन का सवाल है, फ़िलिस्तीन की आज़ादी का सवाल है, अगर उस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है, अगर यह पहला कदम है और इसके बाद धीरे धीरे फ़िलिस्तीन के एक स्वतंत्र फ़िलिस्तीन राष्ट्र के निर्माण की तरफ बढ़ा जाता है, तब तो बात शांति की तरफ जाएगी। लेकिन अगर मकसद ये हो कि किसी तरह लड़ाई अभी रोक दी जाए, तो ये लड़ाई बहुत दिनों तक रुकेगी नहीं, क्योंकि लड़ाई की परिस्थितियाँ अब काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं और हालात पहले जैसे नहीं हैं। अगर नेतन्याहू ये सोच रहे होंगे कि अभी कुछ दिनों में ट्रंप आ जाएंगे तो उनका एक बहुत बड़ा समर्थक वहाँ आ जाएगा, और उसके बाद वो जो उनका मकसद है कि पूरे जो पश्चिमी किनारा और गाजा को खाली कर पूरे इलाके में इजराइल बना दें,
शायद इसके लिए हालात अब उनके पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि इस बीच पिछले 1-1.25 साल में जो हुआ है, दुनिया काफ़ी बदल चुकी है। दुनिया में पब्लिक ओपिनियन बदल चुका है। खुद उन जो आसपास के देश हैं वहाँ का जनमत काफ़ी एग्रेसिव हो चुका है। भले शासक वहाँ के जो हों, जॉर्डन के, यूएई के, एक हद तक सऊदी अरब के भी, जो किसी तरह केवल दिखावा करते हों इजराइल के खिलाफ बोलने का, लेकिन जनता की जो सोच है, जनता का जो दिमाग है, वो बहुत ही एक डिसिसिव, एक निर्णायक मोड़ पे पहुंचने का है। तो कुल मिलाकर हालात ये हैं कि ये एक समझौता हुआ है। दूसरे मोर्चों पर अभी भी लड़ाई जारी है। गजा के मोर्चे पर ईरान के साथ ईरान ने लगातार ये चेतावनी दे रखी है कि वो हमले का जवाब देगा। जो हमला उसके ऊपर इजराइल ने 25 या 26 अक्टूबर को किया था, उसका वो हमला भी अगर हो सकता है। तो ये सारी परिस्थितियों में पश्चिम एशिया को सिर्फ एक ब्रीदर मिला है, सांस लेने का वक्त मिला है। वहाँ के हालात नहीं बदल जाएंगे, यह बात पूरे भरोसे के साथ। यह बात मतलब हम लोग चाहते हैं लड़ाई रुके, कोई भी लड़ाई नहीं चाहता है, लेकिन जो चीज़ें, जो हालात सामने हैं, उसे अगर हम लोग देखें तो ऐसा नहीं लगता है कि वहाँ पर बहुत जल्दी एक टिकाऊ शांति, टिकाऊ अमन के हालात बन जाएंगे। फिलहाल जो हुआ है वो एक राहत की खबर है, हम लोग इतना ही मान के चल सकते हैं। तो आज बस इतना ही, हम फिर आएंगे अपडेट लेकर, आगे जो भी घटनाएं जिस रूप में मोड़ लेती हैं। आज बस इतना ही, आप सबको मेरा नमस्कार।